आज मैं आपको विद्युत ऊर्जा का संचरण कैसे होता है ये क्लास बताऊंगी। कल मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी आती है, विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा होती है वो कैसे धरातल तक पहुंचती है और उसका बहुत कम पार्ट जो है धरातल तक पहुंचता है, ये सब बताया। तो सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा आप जानते हैं, आप इस कल वाली क्लास को आप समझ गए हैं? यस मैम। ओके। सो आपको अब ये समझना है कि जो सुदूर संवेदन तकनीक है, रिमोट सेंसिंग तकनीक द्वारा जो है हम पृथ्वी के धरातल से सूचनाओं को एकत्र करने तथा विद्युत चुंबकीय आंकड़ों का विश्लेषण से होता है। ठीक है, जिसको हमने कल आपको ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और पृथ्वी सूर्य से विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है और सूर्य से पृथ्वी की ओर कुल विकिरण जो है ऊर्जा को, जो सूर्य से पृथ्वी की ओर ऊर्जा आती है, कुल विकिरण ऊर्जा को 100 में मान लेते हैं, 100 इकाई या प्रतिशत में मान लेते हैं और उसका बहुत कम भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी केवल 38% ऊर्जा अर्थ को पहुंचती है, बाकी ऊर्जा सारी डिस्पर्स हो जाती है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, आज मैं आपको जो एनर्जी है वो एनर्जी का जो संचरण होता है, एनर्जी का जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण कैसे होता है, इसको समझना भी उतना ही जरूरी है आपके लिए। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। ओके मैम। हाँ, तो आपको आप ये जानते हैं कि EMR होता क्या है? जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको डिटेल में बताया कि विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा होती है उसको हम दो तरीके से, दो टाइप से व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो हम तरंग वेव के रूप में उसको जानते हैं और दूसरा हम फोटोन के रूप में जानते हैं। ठीक है? यस मैम। हाँ, जो उत्सर्जित ऊर्जा जब बहुत लघु प्रकाश अंश को वहन करती है, बहुत स्मॉल अमाउंट को करती है, लीस्ट अमाउंट को, तो इसे फोटोन कहते हैं। ओके मैम। हाँ, जो तरंग का सिद्धांत है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा के साथ ये सीधी रेखा से विचरण होता है। प्रकाश के दो प्रमुख दोलन यानी कंपोनेंट होते हैं, दो घटक प्रमुख हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला घटक है विद्युत ऊर्जा। प्रकाश के दो घटक हैं, दो प्रमुख कंपोनेंट हैं। जो सन से प्रकाश आता है, सन से एनर्जी आती है, उस एनर्जी के दो घटक हैं, दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा कंपोनेंट है चुंबकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा एवं चुंबकीय ऊर्जा के मध्य लगातार परिवर्तित होती रहती है। यानी जो सन की ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच मध्य कॉन्स्टेंटली लगातार परिवर्तित होती है, एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, परिवर्तित होकर विचरित करती है, इसीलिए हम इसको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको बताया कि सिंपल भाषा में हम जो सन से जो एनर्जी आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। परंतु वैज्ञानिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम इसको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। और मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इसलिए इसका नाम है
क्योंकि ये दो ऊर्जा से बनी हुई है। एक तो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और दूसरी चुंबकीय एनर्जी है। तो ये सन की जो एनर्जी है ये कभी विद्युत ऊर्जा और कभी चुंबकीय ऊर्जा के बीच में लगातार विचरित करती है। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, बहुत सिंपल बना के आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं? यस मैम। ओके। सो जो ये दोनों ऊर्जाएं, ऊर्जा के घटक निरंतर धनात्मक विद्युत ऊर्जा तथा उसी क्षण ऋणात्मक विद्युत ऊर्जा में अंतर क्रिया करती हैं। कभी ये धनात्मक होती है, प्लस बढ़ती है, और कभी ऋणात्मक हो जाती है, माइनस की तरफ चली जाती है। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब हमें समझना है कि जो संपूर्ण विद्युत चुंबकीय विकिरण है, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आकार में प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करती है। समझ गए हैं? जी। जो संपूर्ण EMR है, संपूर्ण EMR ऊर्जा प्रकाश की गति से दूरी तय करती है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। समझ रहे? यह बहुत ही, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है इसकी, लेकिन अंतरिक्ष में ये खगोलीय जो नॉलेज है, खगोलीय विद्या से संबंधित होती है। और इस प्रकार सूर्य से जो उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। समझ रहे? वेरी इंपॉर्टेंट मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ आपको। सूर्य से जो उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। समझ गए हैं? यस मैम। हम आगे बढ़े? यस मैम। तो विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा का प्रोपोगेशन होता है, जो संचरण होता है, जो आज का मेन टॉपिक हमारा है, वो बड़ा गतिमान है। यह तरंगों के रूप में प्रकाश वेग से संचरण होती है। इसमें मेनली 2 तरंगें होती हैं। पहली जो तरंग है वो विद्युत तरंग है। समझ रहे हैं? और दूसरी जो तरंग है वो चुंबकीय तरंग है। इन तरंगों के रूप में गति करने वाली ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ये जो ऊर्जाएं हैं ये एक दूसरे के साथ साथ हमेशा समकोण में रहती हैं तथा तरंग दिशा की ओर से भी समकोण ही बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि तरंग दिशा की ओर विद्युत इलेक्ट्रिक जो तरंगें गतिशील हैं तथा तरंग दिशा की ओर से भी क्या करती हैं, इसी को हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत तरंग ई अक्षर में लिखी जाती है। ई, जहाँ पर ई लिखा होगा इसका मतलब वो विद्युत तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग है। समझ रहे बेटा? एक विद्युत तरंग है और दूसरी, एक विद्युत ऊर्जा है और दूसरी चुंबकीय ऊर्जा है। मैं अभी बताया आपको, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और एक मैग्नेटिक एनर्जी है। ओके मैम। हाँ, तो जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत तरंग को हम ई अक्षर में लिखते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंग को एम अक्षर से भी दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रकाश जब प्रकाशिक माध्यम से संचरण करती है तो तरंग के रूप में व्यवहार करती है। यानी वो तरंग के रूप में आती है ना, सीधे सीधे नहीं आती है। कैसे आती है? तरंग के रूप में आती है तथा प्रकाश की गति से नियमों का पालन करती है। ठीक है?
यस मैम। इसका मतलब है विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है, अभी मैं आपको आगे स्पेक्ट्रम भी बताऊंगी कि जो वेव स्पेक्ट्रम होता है, जो स्पेक्ट्रम के सभी प्रदेश जो रीजन्स हैं वो अलग अलग स्पेक्ट्रम के अलग अलग प्रदेश होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं। उनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, उनको भी अब समझना आपको बहुत जरूरी है। और उनके प्रभाव में ऊर्जा का संचरण एक जैसा नियम लागू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है जब किसी पदार्थ के संपर्क में आती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आती है, तो यह उसके साथ बहुत इंटरेक्शन करती है, अन्योन्याय क्रिया से कुछ न कुछ विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जब किसी पदार्थ के संपर्क में आती है तो यह उसके साथ इंटरेक्शन करती है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया करती है और ऐसा व्यवहार करती है मानो उसकी रचना या ऊर्जा या उसके संवेग मोमेंटम के गुण रखने वाले अनेक घटक पिंडों बॉडी जो है वो फोटोन्स से मिलने से होती है। बहुत सारे फोटोन्स और बहुत सारी कांस्टेंट बॉडीज मिल जाती हैं तो ये मोमेंटम करती है। तो इस प्रकार बहुत सारे फोटोन और पदार्थों के संपर्क से विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं। ये चीज बहुत ही थोड़ा सा साइंटिफिक है, आप लोग समझिए इसको। ठीक है, मैं बहुत सिंपल करके आपको बता रही हूँ। तो इन्हीं को हम विद्युत फोटोन और जो बॉडीज आपस में मिलते हैं इससे ही विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं। और ये विद्युत संकेत जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है रिमोट सेंसिंग में। इन विद्युत संकेतों को रिमोट सेंसिंग संवेदक जो सेंसर्स होते हैं, जो मैंने कल बताया सेंसर्स के बारे में भी मैं एक क्लास आगे आपकी लूंगी, और कल मैंने थोड़ा सा शॉर्टली आपको सेंसर्स के बारे में बताया। तो जो संवेदक होते हैं उनके द्वारा अंकन होता है, डिजिट फॉर्म में इनको क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। और संवेदक इन विद्युत संकेतों को अंकीय यानी डिजिटल रूप में लेता है। ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया करने के बाद जो रिकॉर्ड होती है चीजें वो डिजिटल में होती हैं, जिस द्वारा जब डिजिटल में अंकीय वो संकेत विद्युत संकेतों को अंकीय रूप में ले लेता है और उसके बाद हम उनको रिमोट सेंसिंग की सहायता से समझने और उनको प्रतिबिंब तैयार कर लेते हैं, जिसको हम इमेज कहते हैं। जो प्रतिबिंब हम तैयार करते हैं वो उनको हम इमेज कहते हैं। और इमेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इमेज से ही सारा जो है इंटरप्रिटेशन रिमोट सेंसिंग का डेटा का किया जाता है। स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो अब हम जो तरंग हैं तो चुंबक हैं उनके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लें। जो मैं आपको चुंबकीय तरंग बता रही हूँ इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके जो लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज को हम तरंग गति को हम 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। 3 पैरामीटर इसके लिए होते हैं। इनके लक्षणों को समझने के लिए 3 पैरामीटर को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। नंबर 1 है तरंग दैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ कहते हैं। ये सब चीजें एक दिन मैंने ब्रीफ पहले भी आपको क्लास में बताया था। हाँ, जिनको वेवलेंथ कहते हैं। और दूसरा तरंग आवृत्ति, वेव फ्रीक्वेंसी होती है। और तीसरी जो है वेव वेलोसिटी होती है। ये चीजें शॉर्टली मैंने एक पहले क्लास में भी आपको एक दिन बताई है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो तरंग है ना, तरंगे जो आती हैं
उन तरंग गति को व्यक्त करने के लिए हम 3 पैरामीटर्स के लक्षणों को समझते हैं। 3 पैरामीटर्स में इसको समझते हैं। नंबर 1 है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। नंबर 2 है वेव फ्रीक्वेंसी, तरंग आवृत्ति। और नंबर 3 है वेव वेलोसिटी, तरंग वेग। अब हमें तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ को समझना है कि वेवलेंथ क्या होता है। उसके बाद हम वेव फ्रीक्वेंसी को समझेंगे और फिर हम वेव वेलोसिटी को समझेंगे। ओके, अब हम वेवलेंथ को समझते हैं। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ से मतलब ये है कि जब प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग एक पूरे कंपन के समय जितनी दूरी तय करते हैं, यानी एक कंपन के समय जितनी दूरी डिस्टेंस को तय करते हैं, उसे ही तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहा जाता है। लेंथ मीन्स दूरी, लंबाई, ऐसे समझिए इसको। ठीक है। हाँ, प्रकाश या जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहे हैं, एक पूरे कंपन में के समय जितनी दूरी तय करती है उसको तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे समझिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में समान कलाओं या फेजेज वाले 2 उत्तरोत्तर तरंग शीर्षों, सक्सेसिव वेव पीक्स जिसको कहते हैं। यानी ये वेव कैसे आती है? जैसे धार होते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसे करके आती है। सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझिए। ठीक है। यस मैम। हाँ, जब विद्युत चुंबकीय तरंग में समान कलाओं यानी एक जैसी एक्टिंग करने वाले 2 उत्तरोत्तर तरंग शीर्षों, सक्सेसिव वेव पीक्स के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। समझ गए हैं? उसी को वेवलेंथ कहते हैं। यानी इस तरंग दैर्घ्य को ग्रीक भाषा में लंबडा शब्द से, लंबडा उसका एक साइन होता है, उसको लंबडा पढ़ा जाता है। शब्द से हम उसको जानते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसको नापने की जो इकाई होती है वही दूरी होती है। इसको जो मेजर किया जाता है वो दूरी में मेजर किया जाता है। जैसे कि माइक्रोन हम उसकी यूनिट को कहते हैं, या सेंटीमीटर उसकी यूनिट को कहते हैं, या मीटर आदि आदि। ओके, यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग? यस मैम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य की मापने वाली इकाइयों को आपको समझना बहुत जरूरी है। माइक्रोन में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है। ठीक है। और अगर किलोमीटर में है तो उसको km लिखा जाता है, अगर मीटर में है तो m लिखा जाता है, अगर सेंटीमीटर में है तो cm लिखा जाता है, और अगर मिलीमीटर में है तो mm लिखा जाता है, और माइक्रोमीटर में है तो m, उसका माइक्रोमीटर का साइन बना के m लिखा जाता है, और अगर नैनोमीटर में है तो nm लिखा जाता है। ठीक है। यस मैम। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ये 3 इसके पैरामीटर हैं, 3 चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। एक तो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, जिसको हमने अभी पढ़ लिया है, और दूसरा अब हम आते हैं वेव फ्रीक्वेंसी, तरंग की आवृत्ति कितनी है, वेव फ्रीक्वेंसी कितनी है। हमें वेव फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना भी उतना ही जरूरी है जितना हमने वेव लेंथ को समझा। ठीक है। अब वेव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? जैसा कि हम लोग समझते हैं, जैसा आप लोग सब समझते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में कंपन होती है। मैंने आपको बताया वो एक कंपन करती हुई गुजरती है, सीधी नहीं गुजरती है। और कंपन के समय
कई जो उत्तरोत्तर तरंग शीर्षों का निर्माण होता है। एक ही नहीं, वो अनेक तरंगों को बना लेती है और इस प्रकार एक निश्चित अवधि में मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर जितने तरंग शीर्ष बनते हैं उनकी संख्या या आवृत्ति या बारंबारता को ही तरंग आवृत्ति कहते हैं। सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ। तरंग आवृत्ति का सीधा सीधा मतलब है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो कंपन होती है और कंपन के समय वो उत्तरोत्तर तरंग शीर्षों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार एक समय फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के अंदर अवधि में जितने भी तरंग शीर्ष बनते हैं उनकी संख्या या आवृत्ति या बारंबारता को ही तरंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। कहने का मतलब यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रति सेकंड में जितना कंपन करती है, इसको सिंपल ऐसे समझिए, जो EMR की जो तरंग है वो जितने सेकंड, प्रति सेकंड में जितना कंपन करती है उसे तरंग आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड इसका मेजरमेंट, समय जो है प्रति सेकंड में जितनी कंपन उसके अंदर होती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को नापने की इकाई जो है प्रति सेकंड है, या इसको हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। और तरंग आवृत्तियों को नापने की जो इकाइयां हैं उसको हर्ट्ज में भी मापा जाता है। और जहां हर्ट्ज में आप मापेंगे तो HZ उसका सिंबल बनाएंगे, और जहां किलो हर्ट्ज में मापेंगे KHZ लिखेंगे, और जहां मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है तो MHZ लिखा जाता है। M और H कैपिटल होते हैं और Z स्मॉल होता है, ठीक है। और हर्ट्ज में जब आप मापेंगे तो H कैपिटल होगा और Z स्मॉल होगा। मैं ब्लैक बोर्ड में क्लास टीचिंग करती हूँ तो आपको वहाँ पर बताऊंगी, बट यहाँ पर संभव नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बट इसको मेरी आवाज से, मेरे समझाने से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हर्ट्ज में जब हम इसको मेजर किया जाता है तो HZ लिखा जाता है, H कैपिटल Z छोटा स्मॉल। और किलो हर्ट्ज होता है तो K किलो मीन्स HZ। और मेगा हर्ट्ज होता है M मीन्स मेगा, हर्ट्ज मीन्स HZ। और गीगा हर्ट्ज होता तो G फॉर गीगा एंड HZ मीन्स हर्ट्ज। ओके, समझ गए हैं? और थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि जो हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज जो सबसे छोटा हर्ट्ज में हम मेजर करते हैं तो इसकी आवृत्ति जो है 1 होती है, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है ना, प्रति सेकंड कुछ फिक्स वैल्यू भी होती है। आप यहाँ तक समझ गए हैं? स्टूडेंट मेरी आवाज को सुन रहे हैं? ओके, सो अब हमने वेवलेंथ को समझ लिया है और वेव फ्रीक्वेंसी को भी समझ लिया है। समझ गए हैं? बहुत इजी है। वेवलेंथ क्या होता है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और अब हम जो है तरंग वेव वेलोसिटी में आते हैं। वेव वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो वेव वेलोसिटी का मतलब है जब कोई तरंग प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय उसे तरंग है। यानी कोई भी तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे ही वेव वेलोसिटी कहा जाता है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है प्रकाश की चाल से चलता है, यानी प्रकाश की स्पीड से चलता है ना, लाइट की स्पीड से चलता है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी प्रकाश का ही वेग माना जाता है।
यानी जो लाइट आती है उसका ही वेग माना जाता है। ठीक है, समझ गए हैं? यस मैम। ये तीनों चीजें आप थोड़ा समझे हैं? बताइए स्टूडेंट प्लीज मुझे, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। यस मैम, आगे समझ गए। हाँ, तो सिंपली जो है जो जो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो की जो प्रॉपर्टीज होती है वो 3 रूपों में हम देखते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। तरंग दैर्घ्य, जिसको वेव लेंथ कहते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी। ये तीनों से जो है EMR बना हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमको ये भी समझना है कि इन तीनों के बीच में वेव लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटर रिलेशनशिप है, इंटर यानी पारस्परिक संबंध है। ठीक है, इनके आपस में भी पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि कुछ ये जो सूत्र हैं वो बताए जाएंगे आपको कि इनके जो रिलेशनशिप है, तो वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वेव लेंथ और जो है वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये सूत्र से भी बताए जाते हैं। क्योंकि क्लासरूम टीचिंग होगी जिस समय, तो जब प्रैक्टिकली होंगी भी। ठीक है, आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का जो स्रोत है, मैंने कल भी आपको बताया, जो सोर्स ऑफ EMR है वो क्या है। स्टूडेंट प्लीज आप मुझे बताइए, आपने कंटिन्यूअस EMR को आप इतने दिनों से, इतनी क्लासरूम टीचिंग हो रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग से मैं आपको रोज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो EMR है उसका सोर्स क्या है। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर। तो सूर्य जो है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो सारी एनर्जी आती है वो सन से आती है। ठीक है, सभी पदार्थ शून्य से अधिक निरपेक्ष तापमान के साथ विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। ठीक है, अब ये निरपेक्ष तापमान को जो पारस्परिक रूप से केल्विन कहा जाता है, केल्विन से मापा जाता है। ठीक है, KELVINS, जिसको K लिखा जाता है, कैपिटल के मैम। केल्विन, KELVINS, इसको K लिखा जाता है, सूत्र में इसको K लिखा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी के धरातल का जो वैश्विक तापमान है, औसत तापमान है, वो 288 है केल्विन, 288 केल्विन है। पृथ्वी के धरातल का वैश्विक औसत तापमान, अर्थ प्लेनेट का पूरा वैश्विक तापमान जो है ना, हेलो स्टूडेंट, हाँ, वो 288 केल्विन है। तथा पृथ्वी पर किसी वस्तु का तापमान औसत से विरल ही हटकर आचरण करता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के धरातलीय आकृतियां इसलिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को उत्सर्जित करती हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो है, मैं ये बता रही हूँ यहाँ पर आपको, जो पूरा अर्थ प्लैनेट का जो धरातल का वैश्विक औसत तापमान है ये 288 केल्विन है, और पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो तापमान है औसत से विरल ही हटकर आचरण करता अलग अलग होता है। क्योंकि इसलिए अलग अलग होता है कि पृथ्वी के धरातलीय आकृतियां जो
अर्थ प्लैनेट पर जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को, ईएमआर को अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ओके, जो मैंने कल आपको डिटेल से बताया है, सूर्य का तापमान लगभग सन का तापमान जो है लगभग 6000 केल्विन है, 6000 केल्विन है। और सूर्य अपनी ऊर्जा का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फिगर है, आप इस बात को समझिए। सूर्य का जो तापमान है वो 6000 केल्विन है और सूर्य अपनी ऊर्जा का 44% प्रकाश के रूप में प्रसारित करता है और 48% रक्त विकिरण के द्वारा प्रसारित होता है, जो मैंने कल आपको डिटेल में बताया। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि सूर्य को आपने सुना होगा, आपने कभी सुना स्टूडेंट ब्लैक बॉडी के बारे में, आपने कभी सुना? नो मैम, नहीं सुना, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। मैम ब्लैक बॉडी तो नहीं, ब्लैक होल के बारे में मैं तो सुन रखा है। नहीं, ब्लैक होल उस लेयर में जो थिन हो जाती है, अर्थ जो गर्मी से ओजोन लेयर पतली हो रही है और उसमें कहीं कहीं जब पतली हो जाती है तो छेद होने की संभावनाएं, होल, उनको ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी अलग है। ब्लैक बॉडी को मैं आपको यूं समझा रही हूँ, सूर्य एक तरह से लगभग ब्लैक बॉडी है, सन को ब्लैक बॉडी माना जाता है, इसलिए यह एक तारा है, एक स्टार है, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी माना जाता है। ठीक है, साइंस इसको ब्लैक बॉडी मानता है। रिमोट सेंसिंग में भी इसको ब्लैक बॉडी मानते हैं, इसलिए एक तारा है। ब्लैक बॉडी एक सैद्धांतिक वस्तु है जिसकी विशिष्ट विशेषताएं मानी जाती हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। ठीक है, जो हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण की व्याख्या करने में सहायता करता है। ईएमआर जो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, इस विकिरण, इस ईएमआर की इंटरप्रिटेशन करने में हमको ये सहायता करता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये स्पष्ट समझ जाना है यहाँ पर कि जो वस्तु 100% विकिरण को अवशोषित करती है, या जो वस्तु, दूसरी भाषा में इसको समझिए, सिंपल भाषा में इसको समझिए, जो वस्तु, कोई भी वस्तु जो 100% विकिरित, रेडिएट करती है, विकिरित हो जाती है, रेडिएट, ब्लैक बॉडी सन कैसे है ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, यानी कोई वस्तु जो 100% विकिरित, रेडिएट करती है, उन दोनों को ही ब्लैक बॉडी कहा जाता है। क्योंकि सूर्य पूर्ण ऊर्जा को विकिरित करता है, 100% ऊर्जा को विकिरित कर देता है, रेडिएट कर देता है, अपने पास कुछ नहीं बचाता है, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। किसी ब्लैक बॉडी से प्राप्त ऊर्जा को पुनर्प्रसारित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं या यह समझ सकते हैं कि किसी भी ब्लैक बॉडी की अधिकतम उत्सर्जना, इमिसिसिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, EMISSISTITY, उत्सर्जना, वो कितना उत्सर्जन करता है, को 01, 1 माना जाता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी प्रत्येक तरंगदैर्घ्य पर, यानी वेव लेंथ पर ऊर्जा को उत्सर्जित, इमिट करती है, EMIT,
इमिट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा यानी सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्रसारित की जाती है इसे ब्लैक बॉडी विकिरण कहते हैं। ब्लैक बॉडी विकिरण, रेडिएशन, विकिरण। ओके, थैंक यू, गुड। एक ब्लैक बॉडी में कई तापमान होते हैं, क्या हो सकते हैं? ओके, ब्लैक बॉडी का जो तापमान होता है उसके विकिरण के प्रचलित तरंग दैर्घ्य के द्वारा वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित होता है। स्टूडेंट समझ रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। स्टूडेंट समझ रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। तो अब इसको बहुत सारे चित्रों से भी समझ सकते हैं, वेवलेंथ कैसे काम करता है और वे रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इन डायग्राम्स को मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेज में बताने में असमर्थ हूँ। आज हम जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है उसका संचरण कैसे होता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है एटमॉस्फेयर में, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रॉपर्टीज हैं, लक्षण, जिसमें वो 3 कंपोनेंट हैं, जिस वेवलेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी को समझने की कोशिश करी इस क्लास में। ठीक है, हाँ, और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि ब्लैक बॉडी जो सन है, सूर्य जो है ब्लैक बॉडी है, और ब्लैक बॉडी होने के कारण वो कैसे एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, और कैसे वो हमारे EMR के लिए बड़ा हेल्पफुल है, सिग्निफिकेंट EMR को पढ़ने के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे की जो कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको सेंसर्स के बारे में बताऊंगी कि सेंसर्स क्या हैं, कि संवेदक जो हैं वो कैसे तैयार होते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का जो संसूचन करने में सक्षम हो और हम सुदूर संवेदन में इसका उपयोग बहुत सरलता से कर सकते हैं। उसी को उन विभिन्न वस्तुओं के तापमान का आकलन सुविधाजनक कर सकते हैं, और वैज्ञानिकों ने इन्हीं तथ्यों को आधार मानकर कई प्रकार के सुदूर संवेदक तैयार कर दिए हैं, जिनका सफलतापूर्वक उपग्रहों पर कार्य भी चल रहा है। हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है बहुत निरंतर कार्यरत है, निरंतर कार्य कर रही है। हमारा स्पेस डिपार्टमेंट जो है इसरो कंटिन्यूअस इस काम पर लगे हुए हैं कि बहुत अच्छे सेंसर्स डेवलप कर दिए गए हैं। तो मैं कल जो है आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और सेंसर्स के बारे में कल की क्लास में बताऊंगी। ओके ओके हाँ स्टूडेंट, आपके समझ में आया चीजें सब? बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने इस वैज्ञानिक चीज को आपको बताने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर आपके कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं फिर इसको रिपीट करने की आई विल बी हैप्पी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर कहीं पर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगी। ओके, मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। फिर कल हम इसी क्लास में फिर मिलते हैं और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और सेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ओके हाँ, थैंक यू।